हम लोग बिल्कुल इस राज्य की जो मूल आधार है उसको मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। उसका एक आज आप एक कड़ी के रूप में जुड़ रहे हैं। लेकिन हमारे कुछ सहयोगी, कुछ हमारे विरोधी लोग सरकार को इसमें भी भ्रष्टाचारी दिखता है। पता नहीं क्या आप लोगों की नियुक्ति हुई, कोई घूस लिया है क्या जी? अगर कोई घूस लिया हो तो आप लोग हाथ खड़ा करके बता सकते हैं। अभी देर एंड देर अगर वो जेल नहीं गया तो आप हम पर सवाल खड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट। तो इसीलिए और हमारी नियुक्तियां, ये नियुक्ति आपको नियुक्ति सिर्फ साधारण नियुक्ति नहीं है। ये नियुक्तियां आपको नौकरी जरूर मिले, लेकिन नियुक्ति के साथ आपकी चिंता भी हमारी इतनी बड़ी है कि आपको सामाजिक सुरक्षा के साथ जोड़ते हुए पुरानी पेंशन भी हम आपको दे रहे हैं। आपको नियुक्ति मिल गई, रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन ही ना मिले, आप दिन रात नियुक्ति के समय से लेकर अपने रिटायरमेंट तक ये सोचते रहेंगे कि बुढ़ापे में हम कैसे जिएंगे, तो उल्टे सीधे काम में लगेंगे आप। मैं चाहूंगा कि अगर सरकार इतनी संवेदनशीलता के साथ अपने कर्मचारियों की चिंता करती है, अगर हमको आप पर विश्वास है, आप पर हमें इस आशा उम्मीद के साथ आपको अगर हम अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि आप राज्य को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे, तो आप मुझे भी आप लोगों से ये उम्मीद होगा कि आने वाले 1.5-2 साल के अंदर जब हम गांव में जाएंगे, उस समय हमारे ग्रामीण आपकी बड़ाई हमारे सामने करे तो हमारे लिए सबसे बड़ा मेडल होगा। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका आज के दिन में पदाधिकारी रिटायर कर गए, कोई मर भी गए, उनका नाम आज भी लोग लेते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। आप तो ऐसे लोगों के साथ जुड़ने जा रहे हैं जो आमतौर पर बहुत निरीह, सीधा, सरल वर्ग के लोग हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत एक सरकार के नाक के रूप में आप काम करेंगे। और इसी आशा उम्मीद के साथ आप सब लोगों को भी इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को समाप्त करेंगे कि आने वाले त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं और नवनियुक्त होने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी एक छोटा बच्चे की आवाज हमारे कान में आई। मुझे लगा कि यहाँ पेरेंट्स भी हैं या फिर किन्हीं के अपने बच्चे भी होंगे। कितनी आशा, कितनी उम्मीद के साथ आज को ये नियुक्तियां मिली और पूरा परिवार इसमें आज काफी उत्साहित है। मैं चाहूंगा कि ये उत्साह आपका बरकरार बना रहे और सरकार आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी और आप अपने परिणामों को मजबूती के साथ धरातल पर उतारने का काम करें, अपने दायित्व का निर्वहन करें। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके एक एक शब्द से हम सभी का और विशेषकर यहाँ उपस्थित सभी पशु चिकित्सकों का हौसला बुलंद किया है।
आपको याद दिला दे, धन्यवाद ज्ञापन के बाद ग्रुप फोटोग्राफी होगी। उससे पहले भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय निदेशक पशुपालन श्री आदित्य रंजन सर। आज 2 नवंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 66 नवनियुक्त पशु चिकित्सा पदाधिकारियों को नियुक्ति प्रदान किया गया। इसके लिए विभाग महोदय का तहे दिल से धन्यवाद करता है। ये झारखंड के लिए अपने आप में एक स्वर्णिम दिन है। सभी नवनियुक्त पशु चिकित्सक एवं उनके परिवार को भी मैं बधाई देता हूँ। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय का तहे दिल से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करते हैं, जिनके मार्गदर्शन में राज्य सरकार लगातार नियुक्तियां कर रहा है। ये उसी में एक कड़ी है। साथ ही माननीय मंत्री ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज एवं संसदीय कार्य विभाग झारखंड सरकार, माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास झारखंड सरकार एवं हमारे अभिभावक माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव महोदय, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव महोदय एवं विभागीय सचिव महोदय का तथा उपस्थित सभी प्रेस मीडिया के भाई बंधु का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूं। आप सभी उपस्थित जनों को बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत धन्यवाद सर। और आप एक ग्रुप फोटोग्राफी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की इजाजत से सभी हमारे विशिष्ट अतिथियों के साथ आप सबकी तस्वीर ली जाएगी। तो आप सभी लाइन अप होकर आए, लाइन बनाकर आएंगे। लाइन अप हो जाइए, इस तरफ से लाइन अप करवा दीजिए सभी को। सीरियल से जैसे थे ना वैसे लाइन अप हो जाइए। और ग्रुप फोटोग्राफी के बाद जिन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला है उनके बीच नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा माननीय विभागीय मंत्री महोदय के करकमलों द्वारा। उन सबके बीच नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इस समय एक ग्रुप फोटोग्राफी लाइन अप होकर सभी हमारे डॉक्टर्स आएंगे। गरियाना होगा, समझो ना। अरे जैसे गुस्सा चौक से डिक्वेस्ट होगा से पहले देखिए दोस्त आ जाने सभी डॉक्टर्स हमारे आगे से नीचे थोड़ा माइक नीचे कीजिए, माइक नीचे मारोगे क्या? आगे आइए ना भैया। झारखंड बिहार के लिए कहाँ हो रहा है? पूछ लीजिए जरा, ये नियुक्ति हुई है इन लोगों से, क्या राज्य में भ्रष्टाचार हो रहा है क्या? जो हमारे विपक्षों का
जो टैगलाइन हो गया है, और मुझे लगता है कि आज हमसे ज्यादा जरूरत है कि जो यहाँ नवनियुक्त चिकित्सक हैं उनसे आप लोग बातचीत करें। परेशान काम बोलने दीजिए बाबा, छोड़ दीजिए, छोड़िए ना, बोलने दीजिए। तस्वीरें आपको हम रांची से दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी 66 पशु चिकित्सकों को ज्वाइनिंग लेटर दिया और इसके बाद जब उनसे बातचीत की गई तो मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने एक बार फिर से विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो 66 पशु चिकित्सक यहां पर नियुक्ति पत्र लेने आए हैं, मीडिया को आज उनसे बात करनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि क्या इसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ है। कि कितना भाषण करूं, क्या बात बोलूं आपको, और इतनी नियुक्तियां लगातार हो रही हैं। अभी परसों ही हम लोगों ने गढ़वा में लगभग 5-6 हजार बच्चों को गैर सरकारी संस्थानों में नियुक्तियां दी। अलग अलग जगहों पर कहीं 10,000, कहीं 15,000, कहीं 5,000, कहीं 6,000, कहीं 2,000, कहीं 150, कहीं 300, कहीं 50, कहीं 60, ना जाने कितनी नियुक्तियां हुई है। अब तो गिनती भी हम लोग भूलने लगे। और आज फिर से ये एक ऐतिहासिक दिन, और विशेषकर कृषि विभाग के लिए, सरकार के लिए, आज आप लोग बतौर पशु चिकित्सक के रूप में नहीं बल्कि सरकार के आंख, कान, नाक के रूप में नियुक्त हो रहे हैं। पहले भी आपको सचिव साहब ने मंच से कहा कि किसी विभाग को चलाने के लिए मानव बल की आवश्यकता होती है, और मुझे लगता है कि इस राज्य के बनने के बाद जो काम पहले होना चाहिए था वो आज हो रहा है। और यही वजह है कि आज हम जहां हमारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे लोग जो गांव में वास करते हैं, कृषि और पशुपालकों से जुड़े हुए हैं, वो आज भी भगवान भरोसे ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जबकि इस देश के अंदर, राज्यों के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं पहले से ही बनी है। पशु चिकित्सकों की शिक्षा के लिए कॉलेजेस बने हैं, खेतीबाड़ी को और उन्नत करने के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बने हैं, लोगों के इलाज के लिए, डॉक्टर के लिए मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, नर्सिंग कॉलेजेस बने हैं, और बच्चे डिग्रियां ले भी रहे हैं, पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं, लेकिन नौकरियां नहीं। जो सरकार की परिकल्पना है या होती है कि जो हमारा गांव कैसे समृद्ध हो,
किसान कैसे खुशहाल रहे, आम आदमी कैसे स्वस्थ रहे, पशु कैसे स्वस्थ रहे, और यही सब चीजों के अभाव में आज झारखंड प्रदेश में आम जीवन में बच्चों में बहुत बड़े पैमाने पर कुपोषण का एक भयावह संक्रमण से बच्चे घिर चुके हैं। अगर हमारे कृषक समृद्ध होते, पशुपालक समृद्ध होते, गांव में खाने के लिए अनाज होता, पीने के लिए दूध होता, खाने के लिए मांस होता, अंडा होता, तो क्यों हमारे बच्चे कुपोषित पैदा होते? लेकिन आज जब हम चांद पर जाने की बात कर रहे हैं और जा भी रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गांव में बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं, विकलांग पैदा हो रहे हैं। मुझे लगता है ये सही तरीका नहीं है विकास का करना। आज भी गांव में कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर हो गए, लेकिन वो जिंदा है और स्वस्थ भी है। लेकिन अभी सर्वेक्षण में आप देखेंगे 100 साल उम्र लोगों की नहीं हो गई, उनकी उम्र घट गई। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। हमने 2019 में सरकार का बागडोर संभाला। हमारी सरकार ठीक से बनी भी नहीं थी। कोरोना जैसा एक वैश्विक महामारी जिसके बारे में दुनिया को कुछ भी अता पता नहीं। यहां पर कई ऐसे नवनियुक्त चिकित्सक बैठे हैं जो हमारे अड़ोस पड़ोस राज्यों के भी हैं। कोई बिहार के हैं, कोई यूपी के हैं, कोई आसपास राज्यों के हैं। और आप लोगों ने उस दर्द को झेला है, देखा है कि किस तरीके से कोई ऐसा नहीं व्यवस्था रहा जिसको कोरोना ने चपेट में ना लिया। आया जरूरी है आम लोग को नुकसान करने के लिए, साथ साथ में इसने उद्योग को भी नुकसान किया, अर्थव्यवस्था को भी नुकसान किया, सभी चीजों को नुकसान किया। चलिए किसी तरीके से उससे हम लोग बाहर आए। फिर हम लोगों को सुखाड़ ने भी घेरा यहां। और सुखाड़ को लेकर के भी हम लोगों की बहुत, चूंकि राज्य पिछड़े राज्यों में से एक ही राज्य भी है देश का, तो कई चुनौतियां होती हैं ऐसे राज्यों में। और इन झंझावतों में तो हम लोगों के 2-2.5 साल तो ऐसे ही निकल गए। लेकिन हम लोग ऐसे परिस्थिति में भी राज्य की नींव को कैसे मजबूत करना है, हम लोगों ने इस विषय पर सबसे पहले काम किया। अगर राज्य की नींव मजबूत होगी, पेड़ का नींव मजबूत होगा, तो अच्छा खासा तूफान को भी वो पेड़ झेल लेता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, विगत 20 वर्षों में जो हमारे पूर्वजों ने
इस राज्य के लिए किया, उसी के फल खाने में लगे थे। अंततः ये पेड़ सूखने की स्थिति पे था, जड़ों में दीमक लगने लगी, कोई नियुक्तियां नहीं। जो भी नियुक्तियां आई, सभी नियुक्तियां कुछ न कुछ उलझनों में उलझते चले गए। लेकिन इसी दौरान हम लोगों ने शिक्षकों की बहाली की, इंजीनियर्स की बहाली की, कई डॉक्टरों की भी बहाली की, पंचायत सचिवों की बहाली की, कोषागार लिपिक की बहाली की, अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग शिक्षकों की बहाली की, बड़े पैमाने पे 500 के लगभग शिक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति की। इस राज्य में पहली बार हम लोगों ने पशु चिकित्सा का भी इससे पहले कुछ 30-35 लोगों की नियुक्ति की थी। जेपीएससी जैसे संस्था, जहां आज पूरा देश, गुजरात जैसा राज्य आज तक एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहा, लेकिन हम लोगों ने 7 जेपीएससी, जहां ये लोग पूर्व में डेढ़ साल लगता था इनको रिजल्ट प्रकाशित करने में, हम लोगों ने मात्र 2-2.5 महीने के अंदर रिजल्ट प्रकाशित करके राज्य के अंदर बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बना करके नियुक्त करके अलग अलग जगहों पर नियुक्ति की। और सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि उन नियुक्तियों में राज्य के ऐसे गरीब, जिसकी मां आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका है, किसी का माता पिता मनरेगा में मजदूर है, किसान है, जो बीपीएल के राशन कार्ड से उसका घर चलता है, उनके बच्चे आज बीडीओ, सीओ और कलेक्टर बन करके राज्य को सेवा दे रहे हैं। बहुत आज के दिन में नियुक्ति देना भी एक चुनौती भरा काम हो पड़ा है। कुछ गिरोह इस तरीके से भी सक्रिय हैं जो सरकार को बदनाम करने में इन प्रकार लगे रहते हैं। कोई एग्जाम हुआ नहीं कि उसमें ये त्रुटियां, उसमें वो त्रुटियां, कोर्ट कचहरी दुनिया भर की चीजें। तो हम लोगों ने सोचा इसका क्या उपाय। फिर हम लोगों ने सोचा कि कुछ कड़ा कदम उठाया जाए। तो हम लोगों ने विधानसभा से एक ऐसा कानून पारित किया कि भी जो भी एग्जाम होगा उसमें कहीं भी कोई त्रुटियां होगी, किसी भी स्तर पर होगा, सबसे पहले तो वो पदाधिकारी जेल जाएगा, जिसमें कोई उसको जमानत नहीं मिलेगा, और ऐसा उसको आर्थिक दंड मिलेगा कि जीवन में गलत काम करने के लिए दोबारा सपना में भी ना सोचे। ये कानूनी बना है। लेकिन कानून बनते हैं और बने रह जाते हैं, व्यवहार रूप में भी आना चाहिए। हालांकि अभी तक हमें इस कानून को उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन आज लगभग नहीं भी तो लाखों की संख्या में हम लोगों ने राज्य के अंदर विगत 1.5 साल के अंदर नियुक्तियां की, सरकारी गैर सरकारी सभी जगहों। अभी और भी कई नियुक्तियां हम लोगों की निकली पड़ी हैं। लगभग 30-32 हजार की नियुक्तियां अभी ऑलरेडी
प्रकाशित हुई पड़ी हैं। लगभग 40,000 के लगभग। तो और मुझे लगता है निश्चित रूप से इससे राज्य के हाथ, सरकार के हाथ मजबूत होंगे और राज्य को जो जगह में होना चाहिए था उस जगह में पहुंचाने का ये सारे जो नियुक्तियां हैं उन नियुक्तियों में नियुक्त पाने वाले लोग की भूमिका होगी। आज आप पशु चिकित्सक के रूप में नियुक्त हो रहे हैं। अब आपके जिला साथ में मैंने देखा कि आपकी जिला की भी पोस्टिंग भी साथ में हुई पड़ी। मतलब अब आपको इस काम के लिए भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि नियुक्ति पत्र तो मिल गया लेकिन पोस्टिंग कहां होगा। लेकिन आपको पोस्टिंग भी हो चुकी है। आज तक हम लोग पशुपालन के क्षेत्र में, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, भेड़ हो, सुअर हो, मुर्गी हो, मछली हो, कुछ भी हो, सभी चीजों के लिए हम लोग दूसरे राज्यों पर निर्भर हैं। सभी चीजों और छोटा सा राज्य। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कड़ी होगा कि हम दूसरे राज्यों से निर्भरता खत्म करें और इसमें पशु चिकित्सक की बहुत बड़ी भूमिका अदा होनी है। हमने कई बार कृषि विभाग और ये पशुपालन विभाग के विषय में समीक्षाएं भी की, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा इस राज्य के अधिकतम संख्या ये खेती बाड़ी से जुड़े लोग हैं, तो उनके हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आय में कैसे बढ़ोतरी हो, इसका लगातार हमारा फोकस रहा है। मुझे मालूम है कि ये बहुत बड़ा चुनौती नहीं है, बशर्ते थोड़ा ईमानदारी से प्रयास और काम करने वाले लोगों की जो अभाव है उसको पूरा करें। विभाग के पास ऐसी भी जगह है जहां 500 गायों को रखने का व्यवस्था है, फार्म्स है, लेकिन वहां जाके आप देखेंगे तो पता चलेगा 8-10 गायें वीरान पड़ा हुआ है। जहां पर किसान आकर के कुछ सीखते, लेकिन जब वो वहां जाते हैं तो उनको बंजर जमीन दिखता है। और ऐसा नहीं है कि वहां पर लोग पदास्थापित नहीं है, वहां लोग हैं, लेकिन उसका माली ही नहीं है। मुखिया जो होना चाहिए उस जगह का वही नहीं है। क्या करेगा, बैठा हुआ है, सरकार के करोड़ों रुपया तनख्वाह ले रहे हैं और आज उन सब से सरकार को हजारों करोड़ रुपया का घाटा सहना पड़ता है। ऐसा भी नहीं है कि जमीन की कमी है, जमीन भी बहुत है। मुझे शायद गढ़वा या चतरा में तो भेड़ पालने का जगह है, 1000 एकड़ के लगभग जमीन है, लेकिन उसमें भेड़ पालन एक भी भेड़ नहीं है, बल्कि उस जमीन का लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। ये थोड़ा सा चिंता का विषय है और आप लोग अब चूंकि सरकार के अभिन्न अंग के रूप में
जुड़ने जा रहे हैं, तो ये सारी चीजों को आप लोग गंभीरता से देखेंगे। मेरा ये सुझाव होगा कि आप सब लोग 1 एकड़ 2 एकड़ का छोटा छोटा जमीन का पैच बनाएं और वहां पर पशुपालकों को बुलाएं, उनको वो जमीनें लीज पर दें, आर्थिक सहायता भी दें। हम चाहते हैं कि राज्य में आने वाला समय कम से कम 300 से 400 ऐसे पशुपालक जो व्यवसायिक रूप से स्थापित हो जाएं, मजबूती से अपने आप को यहां स्थापित कर पाए और दूसरे राज्य की निर्भरता को भी कम करें और उनके इस व्यवसायिक मॉडल को आम किसान भी देखकर प्रभावित होकर वो भी पशुपालक का भूमिका में अपने आप को खड़ा करना शुरू करें। आज हम लोग 90% के अनुदानित दर पर जानवर उपलब्ध करा रहे हैं, पशु शेड भी दे रहे हैं। मुझे पहले जानकारी मिली थी पशु मरने वाली इंश्योरेंस वाली, जो मैंने बताया, मंत्री जी ने भी बताया। बड़ा विचित्र की बात है, यहां मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस हो जाता है, यहां आदमी का इंश्योरेंस होता है, यहां मोबाइल का इंश्योरेंस हो जाता है, लेकिन गाय भैंस बकरी का इंश्योरेंस नहीं होता है। और जिस तरीके से ये क्या बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, क्या क्या फ्लू चलते हैं, कभी कभी एक बार में पूरा जानवर पूरे राज्य का साफ हो जाता है। कई ऐसे देश हैं जहां कुछ जानवरों को इस तरीके से पालते हैं जहां और उससे उत्पादन करते हैं जो पूरी दुनिया में बिकता है। दूध उत्पादन में, मीट उत्पादन में, मछली उत्पादन में, और यहां का जो सामाजिक ताना बाना है वो पशुपालकों से, पशुओं के साथ बहुत अंतरंग इनका संबंध भी रहा। तो कठिनाई भी कुछ नहीं है, बस उसको मार्गदर्शन की आवश्यकता है, जहां पर आप सब लोग की भूमिका हो। आज हम लोग बिल्कुल इस राज्य की जो मूल आधार है उसको मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। उसका एक आज आप एक कड़ी के रूप में जुड़ रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ सहयोगी, कुछ हमारे विरोधी लोग सरकार को इसमें भी भ्रष्टाचारी दिखता है। पता नहीं क्या आप लोगों की नियुक्ति में कोई घूस लिया है क्या जी? अगर कोई घूस लिया हो तो आप लोग हाथ खड़ा करके बता सकते हैं। अभी देर एंड देर अगर वो जेल नहीं गया तो आप हम पर सवाल खड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट। तो इसीलिए और हमारी नियुक्तियां, ये नियुक्ति आपको नियुक्ति से साधारण नियुक्ति नहीं है, ये नियुक्तियां आपको नौकरी जरूर मिली, लेकिन नियुक्ति के साथ आपकी चिंता भी हमारी इतनी बड़ी है कि आपको सामाजिक सुरक्षा के साथ जोड़ते हुए पुरानी पेंशन भी हम आपको दे रहे हैं। आपको नियुक्ति मिल गई, रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन ही ना मिले, आप दिन रात नियुक्ति के समय से लेकर अपने रिटायरमेंट तक ये सोचते रहेंगे कि बुढ़ापे में हम कैसे जिएंगे, तो उल्टे सीधे काम में लगेंगे आप। मैं चाहूंगा कि अगर सरकार इतनी संवेदनशीलता के साथ अपने कर्मचारियों की चिंता करती है, अगर हमको आप पर विश्वास है, आप पर हमें
इस आशा उम्मीद के साथ आपको अगर हम अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि आप राज्य को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे, तो आप मुझे भी आप लोगों से ये उम्मीद होगा कि आने वाले 1.5-2 साल के अंदर जब हम गांव में जाएंगे, उस समय हमारे ग्रामीण आपकी बड़ाई हमारे सामने करे तो हमारे लिए सबसे बड़ा मेडल होगा। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका आज के दिन में पदाधिकारी रिटायर कर गए, कोई मर भी गए, उनका नाम आज भी लोग लेते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। तो आप तो ऐसे लोगों के साथ जुड़ने जा रहे हैं जो आमतौर पर बहुत निरीह, सीधा, सरल वर्ग के लोग हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत एक सरकार के नाक के रूप में आप काम करेंगे, और इसी आशा उम्मीद के साथ आप सब लोगों को भी इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को समाप्त करेंगे कि आने वाले त्योहारों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और नवनियुक्त होने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी एक छोटा बच्चे की आवाज हमें हमारे कान में आई। मुझे लगा कि यहाँ पेरेंट्स भी हैं या फिर किन्हीं के अपने बच्चे भी होंगे। कितनी आशा, कितनी उम्मीद के साथ आज को ये नियुक्तियां मिली, और पूरा परिवार इसमें आज काफी उत्साहित है। मैं चाहूंगा कि ये उत्साह आपका बरकरार बना रहे और सरकार आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी और आप अपने परिणामों को मजबूती के साथ धरातल पर उतारने का काम करें, अपने दायित्व का निर्वहन। पहले तो मैंने सोचा कि कितना भाषण करूं, क्या बात बोलूं आपको, और इतनी नियुक्तियां लगातार हो रही हैं। अभी परसों ही हम लोगों ने गढ़वा में लगभग 5-6 हजार बच्चों को गैर सरकारी संस्थानों में नियुक्तियां दी। अलग अलग जगहों पर कहीं 10,000, कहीं 15,000, कहीं 5,000, कहीं 6,000, कहीं 2,000, कहीं 150, कहीं 300, कहीं 50, कहीं 60, ना जाने कितनी नियुक्तियां हुई है। अब तो गिनती भी हम लोग भूलने लगे, और आज फिर से ये एक ऐतिहासिक दिन, और विशेषकर कृषि विभाग के लिए, सरकार के लिए, आज आप लोग बतौर पशु चिकित्सक के रूप में नहीं बल्कि सरकार के आंख, कान, नाक के रूप में नियुक्त हो रहे हैं। पहले भी आपको सचिव साहब ने मंच से कहा कि किसी विभाग को चलाने के लिए मानव बल की आवश्यकता होती है, और मुझे लगता है कि इस राज्य के बनने के बाद जो काम पहले होना चाहिए था वो आज हो रहा है, और यही वजह है कि आज हम जहां हमारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे लोग जो गांव में वास करते हैं, कृषि और पशुपालकों से जुड़े हुए हैं, वो आज भी भगवान भरोसे ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जबकि इस देश के अंदर, राज्यों के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं पहले से ही बनी है। पशु चिकित्सकों की शिक्षा के लिए कॉलेजेस बने हैं,
खेतीबाड़ी को और उन्नत करने के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बने हैं। लोगों के इलाज के लिए, डॉक्टर के लिए मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, नर्सिंग कॉलेजेस बने हैं और बच्चे डिग्रियां ले भी रहे हैं, पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं, लेकिन नौकरियां नहीं। जो सरकार की परिकल्पना है या होती है कि जो हमारा गांव कैसे समृद्ध हो, किसान कैसे खुशहाल रहे, आम आदमी कैसे स्वस्थ रहे, पशु कैसे स्वस्थ रहे, और यही सब चीजों के अभाव में आज झारखंड प्रदेश में आम जीवन में बच्चों में बहुत बड़े पैमाने पर कुपोषण का एक भयावह संक्रमण से बच्चे घिर चुके हैं। अगर हमारे कृषक समृद्ध होते, पशुपालक समृद्ध होते, गांव में खाने के लिए अनाज होता, पीने के लिए दूध होता, खाने के लिए मांस होता, अंडा होता, तो क्यों हमारे बच्चे कुपोषित पैदा होते? लेकिन आज जब हम चांद पर जाने की बात कर रहे हैं और जा भी रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गांव में बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं, विकलांग पैदा हो रहे हैं। मुझे लगता है ये सही तरीका नहीं है विकास का करना। आज भी गांव में कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर हो गए, लेकिन वो जिंदा है और स्वस्थ भी है। लेकिन अभी सर्वेक्षण में आप देखेंगे 100 साल उम्र लोगों की नहीं हो गई, उनकी उम्र घट गई। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर ये सारी चीजें जुड़ी हुई। हमने 2019 में सरकार का बागडोर संभाला। हमारी सरकार ठीक से बनी भी नहीं थी। कोरोना जैसा एक वैश्विक महामारी जिसके बारे में दुनिया को कुछ भी अता पता नहीं। यहां पर कई ऐसे नवनियुक्त चिकित्सक बैठे हैं जो हमारे अड़ोस पड़ोस राज्यों के भी हैं। कोई बिहार के हैं, कोई यूपी के हैं, कोई आसपास राज्यों के हैं। और आप लोगों ने उस दर्द को झेला है, देखा है कि कितना, किस तरीके से कोई ऐसा नहीं व्यवस्था रहा जिसको कोरोना ने चपेट में ना लिया। आया जरूरी है आम लोग को नुकसान करने के लिए, साथ साथ में इसने उद्योग को भी नुकसान किया, अर्थव्यवस्था को भी नुकसान किया, सभी चीजों को नुकसान। चलिए किसी तरीके से उससे हम लोग बाहर आए। फिर हम लोगों को सुखाड़ ने भी घेरा यहां। और सुखाड़ को लेकर के भी हम लोगों की बहुत, चूंकि राज्य पिछड़े राज्यों में से एक ही राज्य भी है देश का, तो कई चुनौतियां होती हैं ऐसे राज्यों में। और इन झंझावतों में तो हम लोगों के
2-2.5 साल तो ऐसे ही निकल गए। लेकिन हम लोग ऐसे परिस्थिति में भी राज्य की नींव को कैसे मजबूत करना है, हम लोगों ने इस विषय पर सबसे पहले काम किया। अगर राज्य की नींव मजबूत होगी, पेड़ का नींव मजबूत होगा, तो अच्छा खासा तूफान को भी वो पेड़ झेल लेता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, विगत 20 वर्षों में जो हमारे पूर्वजों ने इस राज्य के लिए किया, उसी के फल खाने में लगे थे। अंततः ये पेड़ सूखने की स्थिति पे था, जड़ों में दीमक लगने लगी, कोई नियुक्तियां नहीं। जो भी नियुक्तियां आई, सभी नियुक्तियां कुछ न कुछ उलझनों में उलझते चले गए। लेकिन इसी दौरान हम लोगों ने शिक्षकों की बहाली की, इंजीनियर्स की बहाली की, कई डॉक्टरों की भी बहाली की, पंचायत सचिवों की बहाली की, कोषागार लिपिक की बहाली की, अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग शिक्षकों की बहाली की, बड़े पैमाने पे 500 के लगभग शिक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति की। इस राज्य में पहली बार हम लोगों ने पशु चिकित्सा का भी इससे पहले कुछ 30-35 लोगों की नियुक्ति की थी। जेपीएससी जैसे संस्था, जहां आज पूरा देश, गुजरात जैसा राज्य आज तक एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहा, लेकिन हम लोगों ने 7 जेपीएससी, जहां ये लोग पूर्व में 1.5 साल लगता था इनको रिजल्ट प्रकाशित करने में, हम लोगों ने मात्र 2-2.5 महीने के अंदर रिजल्ट प्रकाशित करके राज्य के अंदर बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बना करके नियुक्त करके अलग अलग जगहों पर नियुक्ति की। और सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि उन नियुक्तियों में राज्य के ऐसे गरीब, जिसकी मां आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका है,